नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें आज का मुद्दा। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स बम धमाकों से दहल उठी है। कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ब्रसेल्स हमले की जिम्मेदारी ले ली है। यह इस वक्त की ताजा खबर है। ब्रसेल्स एयरपोर्ट ब्लास्ट में जेट एयरवेज के 2 भारतीय क्रू मेंबर भी घायल हुए हैं। आतंकी हमले के बाद बेल्जियम समेत ज्यादातर यूरोपीय देशों ने हाई अलर्ट घोषित कर सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। खास बात यह है कि सिर्फ 7 दिन बाद पीएम मोदी ब्रसेल्स के लिए रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बेल्जियम दौरे से एक हफ्ते पहले बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में सीरियल धमाके हुए। एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए और 23 लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, उनमें भारतीय भी शामिल हैं। ब्रसेल्स के जवेंटम एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए और भीड़भाड़ वाले मालबीक मेट्रो स्टेशन पर एक ब्लास्ट हुआ। बेल्जियम सरकार ने इसे फिदाइन आतंकी हमला बताया है और हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। बेल्जियम एक ऐसा कंट्री है जहां पर के बहुत तादाद में सीरिया और इराक से जो रिफ्यूजीज जो हैं वहां पे पहुंचे हैं और उनका जमवाड़ा बढ़ता जा रहा है। 4 दिन पहले पेरिस हमले के मुख्य आरोपी सालाह अब्देस्लाम को यहां से गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस तरह के हमले का शक जाहिर किया था। सालेह अब्देस्लाम नवंबर 2015 में पेरिस में हुए आतंकी हमले का मेन सस्पेक्ट है। पेरिस में हमला करने वाले 10 आतंकियों में से सिर्फ अब्देस्लाम ही जिंदा बच पाया है। ब्रसेल्स की आबादी भले ज्यादा नहीं है, लेकिन यह शहर यूरोपियन यूनियन की राजधानी जैसी हैसियत रखता है, इसलिए ब्रसेल्स आईएसआईएस के निशाने पर शुरू से रहा है। ये अटैक सभ्यता का है, ये सिर्फ ब्रसेल के ऊपर नहीं, ये तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लाम की आपस की लड़ाई। प्रधानमंत्री मोदी 31 मार्च को अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। उससे पहले उनका 30 मार्च को करीब 12 घंटे ब्रसेल्स में रुकने का प्रोग्राम है। हालांकि ब्रसेल्स में हुए सीरियल धमाकों का पीएम के दौरे पर कोई असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ब्रुसेल्स से आ रही खबरें पीड़ादायक हैं। ये हमले निंदनीय हैं। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पहले पेरिस और अब ब्रसेल्स में हमले ने दुनिया के सामने सीधा सवाल खड़ा कर दिया है कि पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल खतरा बन चुके आतंकवाद का सामना आखिर कैसे किया जाए। इस आईएसआईएस का इलाज आखिर है क्या? सीधा सवाल में इसी मुद्दे पर करेंगे आज की सबसे बड़ी बहस। तो आपने देखा किस तरह से एक के बाद एक सिलसिलेवार बम धमाकों से ब्रसेल्स दहल उठा है। ग्लोबल आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज सीधा सवाल में हमारा अहम सवाल यही है कि आखिर इस ग्लोबल आतंकवाद का कैसे सामना करेगी दुनिया। इसके साथ ही कुछ और अहम सवाल जो आज की इस बहस में मैं उठाऊंगा। क्या ब्रसेल्स अटैक सालेह की गिरफ्तारी का बदला है? क्योंकि 4 दिन पहले ही ब्रसेल्स से अब्दुस सालेह को गिरफ्तार किया गया था। मोदी की ब्रसेल्स यात्रा से पहले हमले का क्या मतलब है? क्या ब्रसेल्स अटैक सीरियाई शरणार्थियों की आड़ में अंजाम दिया गया? और आतंकियों के निशाने पर आखिर बेल्जियम क्यों है? क्या है आतंकियों का, क्या है आईएसआईएस का मकसद? और हमारे साथ इस बड़ी बहस को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद हैं कर्नल यूएस राठौर साहब, जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। गुलाम रसूल, जो कि वर्ल्ड सूफी फोरम के जाने माने स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा रविशंकर जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रविशंकर जी, पहला सवाल आपसे, ब्रसेल्स को ही निशाना क्यों बनाया गया? इसके पीछे आईसिस की कोई खास मंशा आप देखते हैं? क्योंकि अब यह बात साफ हो गई है कि आईएसआईएस ने ही ये हमले करवाए, जिम्मेदारी भी ले ली गई है। ब्रसेल्स ही क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ बता दूं कि ये हमला कोई अप्रत्याशित आश्चर्यजनक नहीं है। हम सभी लोग ये इनफैक्ट को ये अंदेशा था कि ये हमला होगा। आज न कल बेल्जियम अब ब्रसेल्स
ब्रसेल्स को क्यों चुना गया आखिर? ब्रसेल्स क्यों कहा जाता है? क्यों हमले के पीछे वजह क्या है? आपको मैं बता दूं, जो नवंबर में जो अटैक हुआ फ्रांस में, या उससे पहले जो चार्ल्स हेब्डो की की हत्या हुई जी, तो ब्रसेल्स में तकरीबन 5 लाख मुस्लिम्स रहते हैं, 5 लाख, और वो आज से नहीं रह रहे। और अभी जो हालात हुए हैं सीरिया में और इराक में, वहां की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस देश में शरणार्थी बन के गए हैं या वहां रह रहे हैं। और फ्रांस में ये लोग बहुत ही आसान है, क्योंकि सीमा और इतना नजदीकियां हैं कि फ्रांस में अटैक करते हैं और भाग जाते हैं सारे आतंकवादी वहां बेल्जियम में। और बेल्जियम, आपने देखा होगा जब पेरिस में अटैक हुआ था तो बेल्जियम बिल्कुल हाई अलर्ट पे था, वहां ढूंढे जा रहे थे आतंकवादियों को। और नवंबर के जो अटैक का जो मास्टरमाइंड है अब्दुल सलाह, वो वहीं पकड़ा गया। आफ्टर ऑल ये जो एक संदेह था वो आज पुख्ता हो गया, वहां उनको 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। तो ये जो मॉड्यूल है ना, वो मॉड्यूल खत्म ना हो जाए और अपना काम ना कर पाए, इसलिए जल्दीबाजी में ये हमला किया गया। क्योंकि ये बेल्जियम को उन्होंने, या ब्रसेल्स को इन लोगों ने एक रिफ्यूज की तरह, मतलब एक सेफ हेवन की तरह यूज करते थे। जाके पेरिस में अटैक किया, या मतलब फ्रांस में अटैक किया, या कई वेस्टर्न सेंटर्स पे अटैक करते थे, और ये यहाँ के दे यूज टू टेक रिफ्यूज इनफैक्ट। और बेल्जियम में ये अटैक का अंदेशा बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत लोगों को मतलब सारे जितने भी, लेकिन 4 दिन पहले जिस तरह से ब्रसेल्स से गिरफ्तारी होती है साले की, और उसके बाद इतना बड़ा अटैक, ये साले की गिरफ्तारी का बदला है क्या? नहीं, बदला नहीं है, मैं वही बता रहा हूं ना, ये बदला नहीं है। वर्चुअली वो जो मॉड्यूल है, साला के, वो इनकी गिरफ्तारी होती, मॉड्यूल टूट जाता, पुलिस पकड़ लेती, इंटेलिजेंस के लोग। आखिर यूरोपियन जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो काफी मतलब पुख्ता हैं, और वो लोग इतना ज्यादा मतलब एक्टिव हैं, इतना ज्यादा काम कर रहे हैं वो लोग कि इन लोगों की नींद हराम है इनफैक्ट। तो वो टूट ना जाए, इससे पहले कुछ ना कुछ अंजाम कर दो, क्योंकि ये ब्रसेल्स जो है वो यूरोप का कैपिटल है एक तरह से कहा जाए। बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन वहीं बैठती है। वहीं अभी आपके प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं, यूरोपियन समिट होना है 30 तारीख को, भारतीय प्रधानमंत्री वहां जाके उस समिट में भाग लेने वाले हैं। तो एक मैसेज भी देना है कि सी वी कैन, मैं पेरिस को अटैक कर सकता हूं तो मैं यहां भी अटैक कर सकता हूं, हमारा रीच हर जगह है। वर्चुअली वो मैसेज दे रहे हैं, और इस मैसेज में कामयाब हुए हैं वो इसकी ये कई मतलब महीनों से वर्चुअली वो वार्निंग देते आए हैं कि ऐसा होगा, और वही हुआ आज। गुलाम रसूल साहब, एक सवाल यहां पर लगातार उठ रहा है। आपने सुना होगा राज कादियान साहब, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लाम के प्रभुत्व की लड़ाई है। कैसे इसको देखते हैं आप, और कैसे इसका खात्मा किया जाए? देखिए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो किताब लिखी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि इस्लाम और वेस्टर्न सोसाइटी दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, ये बुनियादी तौर पर एक गलत थ्योरी है। हकीकत यह है कि इस्लाम की एक गलत व्याख्या करके, एक गलत तशरीह करके, वो लोग जो अराजकता के कायल हैं, इंतहा पसंदी के कायल हैं, शिद्दत पसंदी के कायल हैं, इस्लामी दावत के नाम पर, इस्लामिक प्रीचिंग के नाम पे, इस्लामिक दावा के नाम पर जो लोग लोगों में कंजर्वेटिव अप्रोच पैदा करना चाहते हैं, वो दरअसल वेस्टर्न सोसाइटी को इसलिए पसंद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी एक लिबरल डेमोक्रेट सोसाइटी है। वो लोग शरिया कंट्रोल्ड जोन की बात कर रहे हैं। वो लोग, बेल्जियम की मैं बात बताऊं, अभी मैं मुताला कर रहा था कि सेंटर फॉर रिलीजन एंड जियोपॉलिटिक्स, जो कि यूके का एक रिसर्च विंग है जो टोनी ब्लेयर फेथ फाउंडेशन के जरिए चलता है, उसके मुस्लिम स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि बेल्जियम में शरिया फॉर बेल्जियम एक ऐसा ग्रुप है जो वहां के मुस्लिम नौजवानों को, जो इम्प्रेशनेबल और गलिबल मुस्लिम्स हैं, जो नाम बेचारे नौजवान मुस्लिम्स हैं, उन्हें वो रिक्रूट करते हैं। तकरीबन 500 से ज्यादा मुस्लिम नौजवानों को आईसिस के लिए रिक्रूट किया गया है शरिया फॉर बेल्जियम के जरिए, और उनमें से तकरीबन 120 से ज्यादा नौजवान वापस खुद बेल्जियम में आकर के दे आर कमिटिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस नाउ व्हेन दे आर बैक होम। इस तरह से फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम नौजवानों को, दिक्कत कहां पर है? इतनी फ्री सोसाइटी जितनी यूरोप में है उतनी तो और कहीं है नहीं। तो ये जो यूरोप का उदारवाद है और एक इस्लामिक कट्टरवाद है, ये जंग इसकी है क्या? देखिए, ये जंग बुनियादी तौर पर इस्लाम में डेमोक्रेसी के खिलाफ, लिबरलिज्म के खिलाफ, मजहबी आजादी के खिलाफ एक भी बुनियादी नुक्ता मौजूद नहीं है। मगर वो लोग जो इस्लाम को
एक एंटी डेमोक्रेटिक, एक्सक्लूसिविस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल रिलीजन और मजहब के तौर पर अराजकता का कायल धर्म बनाकर पेश कर रहे हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, जो इगैलिटेरियन वैल्यूज हैं, जो आला अखलाकी कदरें हैं, जो उखुवत मुसावात है, मोहब्बत है, भाईचारा है, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड की जो बात है, जो इस्लाम में बुनियादी तौर पे मौजूद है, तमाम मजहबों में मौजूद है, वो ये सब गैर इस्लामी है। और ये साबित करके दरअसल वो अपने पॉलिटिकल एंड्स, तो बुनियादी तौर पर क्वेश्चन ये है कि इस्लाम which came as a spiritual path to eternal salvation is being turned into a political ideology to conquer the earth, to establish states in the name of Islam. ये है बुनियादी क्वेश्चन। कर्नल यूएस राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। राठौड़ साहब, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, जिस तरह से हम ये सब जानते हैं कि यूरोपीय देशों में खासतौर पर एयरपोर्ट्स पर आप जाइए तो किस तरह का सिक्योरिटी चेक होता है, कितना ख्याल सिक्योरिटी का रखा जाता है, उसके बावजूद ब्रसेल्स जैसे इंपॉर्टेंट जगह के एयरपोर्ट पर इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाना, आईसिस को कामयाबी मिल जाना, कितना बड़ा लैप्स है ये आपके हिसाब से? देखिए, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी होती है पूरे दुनिया में, ये मैंने देखा है जी कि जो डिपार्चर लाउंज है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। डिपार्चर लाउंज तक पहुंचने के दौरान आपकी कोई इंटेंसिव चेकिंग नहीं होती है। उसी चूक का फायदा उठाया उन्होंने और वहां तक वो पहुंच गए। लेकिन जो सुरक्षा की चूक की बात आप करते हैं तो वो ये है कि जब नवंबर 2015 में पेरिस का अटैक हुआ जी, और उसके बाद ये बात बताई गई बेल्जियम को कि सारे पेरिस के अटैक की प्लानिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट बेल्जियम से गया था और पेरिस हमले का मास्टरमाइंड जो है वो बेल्जियम में छिपा हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद भी उन्होंने कोई खास उस पर तवज्जो नहीं दी। हाँ। और 3 दिन पहले वो पकड़ा भी गया साले अब्दुल सलाम जी। उसके बाद इतना बड़ा हमला होना, साले अब्दुल सलाम जिस फ्लैट से पकड़ा गया था जी, वहां पर बहुत गोला बारूद मिला था, उसके बाद भी उनके कान खड़े हो जाने चाहिए थे। हाँ। बेल्जियम बहुत छोटा मुल्क है। बिल्कुल, यही राठौड़ साहब कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। हर किसी से आप ब्रसेल्स में बात कीजिए, अगर वो नहीं समझ पाए जी, इतना गोला बारूद के साथ पकड़ा गया, उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये जो टेरर मॉड्यूल जिसने इस बात को अंजाम दिया और पेरिस के हमले को अंजाम दिया, वो छोटा मोटा मॉड्यूल नहीं था, वो पूरे यूरोप के लिए काम कर रहा था। बिल्कुल। और जो ये वारदात हुई, ये कोई बदले के भावना से नहीं हुई कि उनका लीडर पकड़ा गया 2 दिन पहले। ये एक अटैक था। ये अटैक यूरोप की किसी भी राजधानी में हो सकता था। तो इसको उस हिसाब से देखना चाहिए था। पब्लिक प्लेसेस, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन दोनों जगह उन्होंने सक्सेसफुली स्ट्राइक किया और कैजुअलिटीज की। इसके मतलब साफ है, कोई भी अभी सफाई दे कि बेल्जियम की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी भारी सेंध लगाने में आईएसआईएस के आतंकी कामयाब रहे। लेकिन इस बढ़ते हुए खतरे की काट क्या है राठौड़ साहब? कैसे इस पर काबू पाया जाएगा? क्योंकि जब हम उन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, जब यूरोपीय देश एकजुट होकर चाहे मोसुल पर हमला करते हैं या फिर आईसिस पर अटैक करने की कोशिश की जाती है, आईसिस के आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश की जाती है, तो हम देखते हैं कि एक तरह से बदला लिया जाता है उसका। यहां पर भी 4 दिन पहले साले की गिरफ्तारी होती है ब्रसेल्स से और हर कोई आशंका जताता है कि भाई अब आईएसआईएस जो है वो आतंकी हमले कर सकता है। उसके बावजूद भी उस आतंकी हमले को रोका नहीं जा सका। निपटेंगे कैसे हम इनसे? देखिए, जो टेररिज्म है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी जी। हर इलाके के लिए कारण अलग है। हाँ। यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज की समस्या ये है कि वहां पर मुस्लिम परिवार जो 2-3 पुश्तों से रह रहे हैं जी, उनके बच्चे निकल के आईएसआईएस ज्वाइन कर रहे हैं। कहीं आप टेररिज्म को गरीबी से जोड़ते हैं, कहीं आप उसको असमानता से जोड़ते हैं। जिन्होंने कोई गरीबी नहीं देखी, वेस्टर्न कंट्रीज में पले बढ़े, शिक्षा पाई, नौकरी की, और वो जाकर के आईएसआईएस को बड़ी भारी मात्रा में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके पास भी जवाब नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। रविशंकर जी, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? क्योंकि ये बात सही है। तकरीबन मैं डेटा देख रहा था, तकरीबन 250 लोग बेल्जियम से सीरिया और इराक जाकर
आतंकवादी संगठनों का हिस्सा बन चुके हैं, ये हकीकत है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे यूरोप में रहने वाले एक लिबरल परिवार के लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है? कैसे? देखिए, ये दो चीजें जुड़ रही हैं, इनको हम नहीं जोड़ रहे। हाँ। उसमें व्हाइट्स लोग भी जा रहे हैं और उसकी बात मैं नहीं करूंगा। हाँ। सिर्फ मैं इस्लाम और मुस्लिम तक ही सीमित रहूंगा। मैं बता दूं, वहाँ टॉपोग्राफी देखिए जरा। वहाँ आप पेरिस की बात करें या बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़ 1.1 समथिंग। सिर्फ अकेले ब्रसल्स में 5 लाख मुस्लिम हैं। अब ये जो 5 लाख मुस्लिम्स हैं, इनके अपने सबर्ब्स हैं। ये जो सबर्ब्स में हैं वो घेटोज कहते हैं इसको। उसमें वो इतने पावरफुल हैं कि जैसे कि आप आज यदि यहाँ दिल्ली पुलिस चाहे कि वॉल सिटी को सैनिटाइज कर दें या यहाँ जामिया नगर को सैनिटाइज कर दें, तो बहुत डिफिकल्ट काम है। और वही डिफिकल्ट काम पेरिस में भी था। बहुत ही मुश्किल काम था इन लोगों को सैनिटाइज करने का। देखिए, 2-3 चीजें हैं, मैं समझा दूं। यहाँ आर्थिक, इन्होंने कहा कि वो लोग बहुत संपन्न हैं, बिल्कुल नहीं है। जितने भी मुस्लिम्स हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 40% आबादी जो मुस्लिमों की यूथ की है, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल ये है, 40% आर अनएम्प्लॉयड। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नहीं, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। मैं डेटा की बात कर रहा हूँ। पर तो बात उन नौजवानों की हो रही है जिन्हें रेडिकलाइज करके कैसे रेडिकलाइजेशन हो रहा है, मैं उसी की बात बता रहा हूँ ना। उसी की बात बता रहा हूँ। 36% हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। उनको इतने गरीब हैं वो सारे लोग कि उनको बड़ी आसानी के साथ रेडिकलाइज किया जा सकता है, कर रहे हैं लोग, और बहुत आसानी से इस पे कामयाबी पा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं यहाँ कि इन लोगों को रेडिकलाइज करके इन कामों में लगाया जा रहा है, और इसको करने में IS हो या अलकायदा हो या और कोई दूसरा संगठन हो, उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। और ये फ्रेंच गवर्नमेंट को, ये बेल्जियम गवर्नमेंट को, यूरोपियन गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है कि हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। इनका ये कहना था कि ये लोग हमारे कॉलोनी के लोग हैं, ज्यादातर तो अफ्रीकन नेशन जहां जहां इन्होंने कॉलोनी बनाई थी उनके मुस्लिम लोग आए हुए हैं, और यहाँ आज से नहीं, आप इतने सालों से नहीं, इतने सालों से कहना चाहूंगा कि दहशतगर्दी की वजह भूखमरी, दहशतगर्दी की वजह बेतालीमी, गुर्बत और इलिटरेसी, ये सब सेकेंडरी रीजंस हैं। बेसिक रीजन जो है वो प्रॉब्लम है आइडियोलॉजी की। वो प्रॉब्लम है थियोलॉजी की। आप देखिए, कोई इंसान अब खुदकुशी के लिए सिर्फ भूखमरी की वजह से क्यों, सिर्फ गुर्बत की वजह से क्यों तैयार हो जाएगा? वन कैन नॉट गो सो हेवायर, सो स्टूपिड, सो क्रेजी that he or she will suicide bomb the entire community। और उसमें मुसलमान भी मर रहे हैं, उसमें बेवाएं भी मर रही हैं, औरतें भी मर रही हैं। बेसिक जो रीजन है वो आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम है। एन आइडियोलॉजी ऑफ हेट्रेड, an ideology of extremism, exclusivism is on the rampage। मैं बताता हूं क्या आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी, आप आईसिस के कुछ क्लिप्स आपने देखे होंगे। जब दाइश किसी को मारता है, देखिए दाइश जब किसी को मारता है, उठता है ना कि भड़काया तो इस्लाम के नाम पर ही जा रहा है। हाँ, उसी का ही मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। जब दाइश किसी को मारता है तो वो आपने अरबी में, गालिबन आपने अरबी में कभी सुना होगा, वो ये कहता है, दाइश के मिलिटेंट्स ही कहते हैं, यक़ूलुल इमाम इब्न तैमिया यजूज़ु सफ़्कु दिमाइल मुशरिकीन वल काफिरीन व सूफिया व शिया। इसका मतलब ये होता है कि हमारे इमाम इब्न तैमिया ने ये फरमाया है कि मुशरिकीन यानी जो इनफिडल, जो गैर मुस्लिम हैं, काफिरीन यानी जिसमें मुसलमान के अलावा सब आ जाते हैं, सूफी यानी जो लोग मज़ारों पे जाते हैं, शिया यानी जो सुन्नी नहीं है, इन सब का कत्ल इसलिए जायज है क्योंकि हम इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। तो जब वेस्टर्न कंट्री की बात आती, देखिए आप वेस्टर्न कंट्री में मुस्लिम नौजवानों के जो धर्म गुरु हैं वो बड़े खतरनाक है। वेस्टर्न कंट्रीज में मुसलमान डेफिनेटली डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, प्लूरलिज्म है, आज़ादी है, लेकिन जो धर्म गुरु हैं, जो जुमे में खुतबे दे रहे हैं, जो उन्हें ट्यूशंस में कुरान पढ़ा रहे हैं, जो उन्हें धर्म के नाम पे जो कुछ ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, वो वहां प्रॉब्लम है। वहां क्या प्रॉब्लम है? वहां ये प्रॉब्लम है कि वो उन्हें पढ़ाया जाता है कि दुनिया दुनिया में दो तकसीम है। एक दुनिया का हिस्सा दारुल इस्लाम है, लैंड ऑफ इस्लाम, एक दुनिया का हिस्सा है दारुल हर्ब, लैंड ऑफ वॉर। तो जब तक हम इस्लामिक स्टेट में नहीं आ जाते, वी आर इन द लैंड ऑफ हर्ब, वी हैव टू इंगेज इन फाइटिंग। अब जब इस्लामिक स्टेट कायम हो जाएगा तो हम लैंड ऑफ पीस में आ जाएंगे। इसी तरह से वो कहते हैं हिजरत की बात, कि जब तक इस्लामिक स्टेट कायम ना हो जाए हमें हिजरत करना चाहिए। लेकिन इस्लामिक स्टेट के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है
जी, वो क्या लैंड ऑफ पीस कभी बन सकता है? ये लोग समझ कैसे जाते हैं? इस्लामिक स्टेट के नाम पे जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है वो तो हमें दिख रहा है। that goes completely against the Quran. Quran says la ikraha fid din. There is no coercion in Islam. There is no compulsion in matters of religion in Islam. Prophet मोहम्मद ने जो मदीना में स्टेट बनाया था वो एक अलायंस था ज्यूज, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और कुफार का। यानी कुफार का मतलब ये कि वो लोग जो प्रॉफेट मोहम्मद को नहीं मानते थे, उन सब का एक अलायंस था, सारे मोहब्बत से रह रहे थे। मगर ये जो स्टेट की बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स में भी सिर्फ वो मुस्लिम्स जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, वो आइडियोलॉजी जिसे हम सलफी आइडियोलॉजी भी कहते हैं। मिडिल ईस्ट में आप जाएं, मिडिल ईस्ट में सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, मीडिया में खूब बहसें चल रही हैं सलफी जिहादिज्म पर। इंडिया में बहुत देर से इस पे बात आई है, वर्ल्ड सूफी फोरम के जरिए अभी इस बात को उठाया गया कि सूफीज्म जो हिंदुस्तान की तकसीरियत, हिंदुस्तान की का जो मुआशरा है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसकी जो पहचान सूफीज्म है, इसको देयर इज एन स्ट्राइक, देयर इज एन अटैक, अ स्ट्राइक ऑन सूफीज्म, ये सल्फिज्म की तरफ से आ रही है। मैं सूफीज्म सल्फिज्म का जो डिबेट है मैं दरअसल इसलिए नहीं उठा रहा हूं कि ये सेक्टेरियन डिबेट है, मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि देयर इज अ कंप्लीट आइडियोलॉजी ऑफ हेट्रेड, एक्सक्लूसिविज्म इन द नेम ऑफ इस्लाम। ठीक है, ब्रिगेडियर पीडी मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अब यूरोप को भी अटैक किया जा रहा है, तो यानी इसका मतलब कि कोई भी जगह दुनिया में सुरक्षित नहीं रह गई है। आईसिस हर जगह पहुंच सकता है, हर जगह अटैक कर सकता है। कैसे इसका सामना किया जाएगा और भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? आपने 3 सवाल पूछे। पहली बात तो यह है कि कोई जगह दुनिया में सेफ नहीं है। दूसरा, जो आईएसआईएस है ये भारत के लिए खतरा कितना बड़ा हो सकता है, और तीसरा, आईएसआईएस की जो पहुंच है वो कहीं भी हो सकती है। ये तीनों मिले जुले क्वेश्चन हैं। पहला तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आईएसआईएस की जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी कहीं पर भी दहशत फैलाने की है, और उनका जो मैप है खिलाफत का, उस मैप में इंडिया आता है। और दूसरी बात यह है कि ये वर्ल्ड यूनाइट नहीं हो रहा है। आईएसआईएस पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, और इसके लिए वर्ल्ड को वार फुटिंग पर यूनाइट होके इसका सामना करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं सीरिया और इराक में जो प्रॉब्लम है उसमें रूस एक डायरेक्शन में है, अमेरिका दूसरे डायरेक्शन में है, सऊदी अरेबिया एक डायरेक्शन में था, ईरान दूसरे डायरेक्शन में है, वहां पर टर्की वो किसी और डायरेक्शन में है। तो यह खतरा वाकई जेन्युइन है, बहुत ही सीरियस है, और यह खतरा भारत के किसी भी दरवाजे पर आके खड़ा हो सकता है, क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान एक कंड्यूट है। इसका एक ही तरीका है, ऑनेस्टली पूरा वर्ल्ड की जितनी पावर हैं सब इंटेलिजेंस शेयर करें, एक साथ मिलकर ऑपरेशन करें और अपने बूट को लैंड करें। आईएसआईएस का खत्मा तब तक नहीं होगा जब तक यूनाइटेड फोर्सेस की बूट्स नहीं लैंड होंगी। ये एयर स्ट्राइक से एक जगह एयर स्ट्राइक करेंगे तो ये दूसरी जगह चले जाएंगे। तो इसीलिए जो भी सीरिया पर बम्बार्डमेंट हुए हैं, चाहे वो रशिया के हुए हों या अमेरिका के हुए हों या किसी और देश के हुए हों, उनसे जो उनकी कामयाबी है वो बहुत लिमिटेड है। पूरे विश्व को अपने बूट्स आईएसआईएस के खिलाफ उतारने पड़ेंगे, सूनर द बेटर। लेकिन ब्रिगेडियर मिश्रा, जब सीरिया में हमले होते हैं, जब हमने देखा कि मोसुल में हमले हुए, आतंकियों के खिलाफ स्ट्राइक की गई, तो उसका बदला भी लिया जाता है यूरोपियन कंट्रीज से। कैसे उस पर काबू पाएंगे हम? देखिए, अगर आप बदले से डरेंगे और बदले के डर से आप एक्शन नहीं लेंगे, इसके माने यह है कि आप डिफीट कोई भी काम शुरू करने के पहले एक्सेप्ट किए हैं। यह जो बदला है यह तब तक होता रहेगा जब तक कि आप स्ट्रांगली उनको सप्रेस नहीं करेंगे, उनका खात्मा नहीं करेंगे। पूरे विश्व को बदले से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने कोई भी काम नहीं किया था। 9/11 हुआ था, भारत पर 26/11 हुआ, और पाकिस्तान में वहां पर पेशावर में
आर्मी स्कूल पर हमला हुआ, हाँ। और बाबा खान यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ, और स्वात वैली पूरा डोमिनेटेड है। अगर आप बदले से डरेंगे तो कभी भी इस आतंकवाद का सामना नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी मतलब यह है कि कुर्बानी के लिए भी तैयार रहना होगा। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और चर्चा इसी बात पर होगी कि यहां पर जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ वो इसलिए भी काफी अहम हो गई है, काफी खतरनाक इसलिए हो गई है क्योंकि पूरे के पूरे स्टेट के खिलाफ आपको लड़ना है। किसी एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे स्टेट के खिलाफ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी सीधा सवाल लगातार जारी है।